प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नागार्जुन द्वारा लिखित एक लेख पढ़ेंगे, हिमालय की बेटियां। इस लेख में वो नदियों का वर्णन, भारत में जो विभिन्न नदियां हैं उनके बारे में हमें बताएंगे। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, इसलिए उनको लेखक हिमालय की बेटियां कहकर संबोधित करते हैं। आइए इस लेख का सार पढ़ते हैं। हिमालय की बेटियां नामक लेख सुप्रसिद्ध लेखक नागार्जुन द्वारा लिखित है। इस लेख में लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का उसकी बेटियों के रूप में वर्णन किया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से लेखक को शांत और गंभीर दिखाई देती हैं। वे एक संभ्रांत का अर्थ होता है सभ्य महिला की तरह प्रतीत होती थीं। उनके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा के भाव थे। वह इनमें माँ, दादी, मौसी और मामे की गोद की तरह डुबकियां लगाया करता था। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो वे नदियां समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थीं। आगे उनका आकार बढ़ता जाता है। इन नदियों का उछलना, कूदना, हंसना, उल्लास न जाने मैदानों में कहाँ गायब हो जाता है। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। इतना आश्चर्य उन्हें किसी लड़की और कली को देखकर नहीं होता। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही है। ये बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लीलाएं करना, खेल करना, करतब करना। देवदार, चीड़, सरसों, चिनार वृक्षों के नाम है ये, आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। न जाने हिमालय इन बेटियों के नटखटपन को कैसे झेलता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियां हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। लेखक ने इन नदियों को बूढ़े हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। हिमालय को छोड़कर वो समुद्र में मिल जाती है। जैसे लड़की अपना घर छोड़कर उसके वर्ग के साथ या पति के साथ जीवन बिताती है, उसी में मिल जाती है, उसी को अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। इसलिए हिमालय को वो ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहते हैं। इसमें जरा भी हिचकिचाहट लेखक को नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना। इससे लगता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। वो भी उनमें जीवन देखते थे। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखता है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर उसके पवित्र रूप से प्रभावित हो गया था। वह खुश होकर गीत गाने लग गया था। तो ये था नागार्जुन द्वारा लिखित रचित एक लेख हिमालय की बेटियां, जिसमें वो विभिन्न नदियों के बारे में और हिमालय पर्वत पर जंगलों में और फिर समतल मैदानों में उनकी क्या हरकतें हैं, नटखटपन है, कहीं वो शांत हो जाती हैं, कहीं वो गंभीर रूप धारण कर लेती हैं, इसके बारे में हमें बताया। अगली स्लाइड में आपको कठिन शब्द और उनके अर्थ नज़र आ रहे होंगे। आपको अपनी नोटबुक में, कॉपी में ये लिखने हैं और साथ ही साथ याद करने हैं। जिसमें कुछ मुख्य शब्द हम देख लेते हैं। संभ्रांत, जो अभी हमने लेख में पढ़ा। सभ्य, सतलुज नदी को कहा जाता है। एक नीचे शब्द आया है कौतूहल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा होना। विस्मय,
आश्चर्य या हैरानी। ऊपर एक शब्द आया है अतृप्त। अतृप्त होता है असंतुष्ट, बिना तृप्त हुए। आदित्यकाय। आदित्यकाय होता है पहाड़ के ऊपर की समतल एक सार जो भूमि है उसको आदित्यकाय कहता है। उपत्यकाएं जो पहाड़ की चोटियां होती हैं वो उपत्यकाएं कहलाती हैं। लीला निकेतन। निकेतन का अर्थ होता है घर, और लीला यानी खेल करना, क्रीड़ा करना, तरह तरह के रंग दिखाना, उसको लीला निकेतन यानी लीला करने का घर। छोकरी एक शब्द आया है छोकरियों के लिए यानी लड़कियों के लिए। इसी प्रकार एक शब्द आया है सचेतन यानी सजीव, चेतना वाला। और बलिहारी, नीचे एक शब्द आपको नजर आएगा बलिहारी यानी किसी पर वारे जाना, न्योछावर हो जाना। तो आप इनको ध्यान से याद करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। आगे की स्लाइड में आपको कुछ पंक्तियां नजर आ रही होंगी जो इसी लेख में से ली गई हैं और उसके नीचे कुछ प्रश्न हैं। पहले तो आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर नीचे दिए गए प्रश्न उनके उत्तर लिखने हैं जो इन्हीं पंक्तियों में छिपे हुए हैं कहीं ना कहीं। जैसे पहला प्रश्न है, लेखक को नदियां दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती थीं। पहली पंक्ति में है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। उन्हें यानी नदियों को बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। तो लेखक को नदियां दूर से देखने पर गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई प्रतीत होती थी। लेखक के दिल में नदियों के प्रति कैसे भाव थे। उनके प्रति मेरे दिल में यानी लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाना लेखक को कैसा लगता था, जैसे वो माँ और दादी, मौसी और मामे की गोद में डुबकियां लगा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता था। ये स्लाइड भी आपको रोककर इसके नीचे जो इसमें जो दिए हुए प्रश्न हैं वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आगे आपको 2 स्लाइड्स और नज़र आएंगी और सॉरी एक स्लाइड ही है, इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 4 प्रश्नों का संबंध भी पीछे जो पंक्तियां आई है उन्हीं से है। आप इनको भी अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और या तो करना ही, साथ के साथ आपको प्रतिदिन एक बार इनका अध्ययन करना है, पढ़ना है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा कार्य। अभी हमारा पाठ ये समाप्त नहीं हुआ है, 1-2 दिन और शायद ये पाठ चले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।